गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी नाइक 2.0 जो जीएस प्रैक्टिस सेट शुरू हुआ है, तो उसके हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे जिसमें कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट का रिवीजन करवाया जाता है। और इस क्लास की पीडीएफ कैसे मिलेगी ये भी हम आपको क्लास के एंड में बताएंगे, तो अंत तक बने रहें। और क्लास की ड्यूरेशन रहेगी 20 से 25 मिनट, तो इतने मिनट में हम पूरी क्लास का रिवीजन कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य महाभारत रामायण और पुराणों की कहानियों में सन्निहित कौन सा डांस है? तो यह है कथकली, जो केरल का क्लासिकल डांस है। और केरल के दो क्लासिकल डांस है, एक है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। भारत में क्लासिकल डांस की संख्या है 8 संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। और कल्चरल मिनिस्ट्री संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 क्लासिकल डांसर। 9वां है छऊ, जिसकी 3 शैलियाँ हैं। ये 3 प्रकार का होता है मयूरभंज छऊ जो उड़ीसा का है, सरायकेला छऊ झारखंड का, और पुरुलिया छऊ ये है वेस्ट बंगाल का। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से संबंधित है। सत्रिया क्लासिकल डांस 8वां नवीनतम क्लासिकल डांस है, जिसको सन 2000 में अपनाया गया था और ये असम से संबंधित है। और इसके फाउंडर माने जाते हैं श्रीमंत शंकर देव। और ये सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है और ये लगभग 500 वर्ष पुराना है, इसलिए सबसे नवीनतम है। सबसे पुराना है भरतनाट्यम जो 2000 वर्ष पुराना है और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और इसे दासी अट्टम और मंदिरों को समर्पित डांस कहते हैं। ओडिसी क्लासिकल डांस ओडिशा से संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित। और कथक ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये नॉर्थ इंडिया में होने वाला डांस है। और मुगलों ने इस डांस को, इस शास्त्रीय नृत्य को सहायता भी दी थी। अब हम देख लेते हैं कथकली से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। कथकली में जो नायक होता है उसे कहते हैं पाचा। और खलनायक या विलेन इसको कहते हैं कथी या काठी। और इसमें स्टेप्स की संख्या होती है 24। और मेकअप या श्रृंगार ये 5 प्रकार का होता है। और इसमें जो भाषा यूज की जाती है वह होती है मणिप्रबलम, जो मलयालम और संस्कृत से मिलकर बनी होती है। मलयालम भाषा केरल राज्य में बोली जाती है। कोकब्रोक भाषा का संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा से। और कोंकणी भाषा ये गोवा से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है, यूएन का हेडक्वार्टर, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर स्थित है? तो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में स्थित है। पहला वर्ल्ड वॉर ये 1914 से 18 तक हुआ था और आगे भविष्य में कभी युद्ध ना हो तो इसके लिए एक संस्था की स्थापना की गई थी, लीग ऑफ नेशंस, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। लेकिन यह संस्था युद्ध रोकने में सफल नहीं रही और दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45। और इस दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना की गई युद्धों को रोकने के लिए, शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके 6 अंग हैं, जिनमें से 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और एक है 6वां अंग इंटरनेशनल कोर्ट, जिसका मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में। और नीदरलैंड की राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम। इंटरनेशनल कोर्ट में टोटल जजों की संख्या है 15 और कोरम यानी कि गणपूर्ति 9 जजों से मिलकर बनती है। यूएन की भाषा कार्यकारी भाषा है इंग्लिश और फ्रेंच। और अदर भाषा हैं जैसे चीन की मंदारिन, अरबी, रूसी या रशियन लैंग्वेज और स्पेनिश लैंग्वेज यहाँ की अन्य भाषाएं हैं। यूएन चार्टर में चैप्टर की संख्या है 19 और आर्टिकल की संख्या 111। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या है 15, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो या ना कहने का अधिकार होता है और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी या टेम्परेरी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। स्थायी सदस्य कौन कौन से? ABCFR यानी कि ए से हो गया अमेरिका, बी से हो गया ब्रिटेन, सी से हो गया चाइना, एफ से हो गया फ्रांस और आर से हो गया रसिया। तो ये 5 स्थायी या वीटो प्राप्त देश हैं। और अस्थायी सदस्य हैं, इनकी अवधि होती है 2 वर्ष। और भारत अब तक 8 बार चुना जा चुका है और पहली बार 1950 में चुना गया था। और सबसे ज़्यादा बार जापान चुना जा चुका है 12 बार। और एक वर्ष में 5 देश चुने जाते हैं।
तो इतनी बातें हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। और यूएन चार्टर पर साइन कितने देशों के द्वारा किए गए थे? 51 देश, और 51वां बना था पोलैंड। और वर्तमान में यूएन के सदस्यों की संख्या है 193, और अंतिम 193वां सदस्य साउथ सूडान। लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था थॉमस एडिसन ने। और पेनिसिलिन की खोज ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और डायनामाइट जो एक विस्फोटक पदार्थ है, इसकी खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। और नोबेल अवार्ड की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। इनका जन्म हुआ था 1833 में और डेथ हुई थी 1896 में। और इनके देश का नाम है स्वीडन, तो ये स्वीडन देश से संबंधित थे। नोबेल प्राइज की घोषणा ये की गई थी 1900 में, और लेकिन पहली बार दिए गए थे 1901 में। और 1901 में ये 5 क्षेत्रों में प्रदान किए गए थे: फिजिक्स यानी कि भौतिकी, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, बायो या मेडिसिन का नोबेल अवार्ड, लिटरेचर साहित्य और पीस, मैथ्स से संबंधित जो नोबेल प्राइज है वो नहीं दिया जाता है। और इसमें 6वां क्षेत्र जोड़ा गया था 1969 में, घोषणा हुई थी 1968 में। और 6वां क्षेत्र जोड़ा गया था इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का नोबेल 1969 में पहली बार रैगनर फ्रिच को दिया गया था। एबल अवार्ड इसे मैथ्स का नोबेल अवार्ड कहा जाता है। और वास्तुकला का नोबेल ये कहलाता है प्रित्जकर अवार्ड। और इनकी घोषणा अक्टूबर माह में ओस्लो में की जाती है। और जो शांति का नोबेल अवार्ड है ये ओस्लो में ही प्रदान किया जाता है, जो नॉर्वे की राजधानी है, और इसकी घोषणा नहीं की जाती। और जो प्रदान की जाती है 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में, जो 5 क्षेत्रों से संबंधित है। और शांति वाला ये ओस्लो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। शांति का नोबेल ये स्टार्टिंग संसद जो नॉर्वे के द्वारा प्रदान किया जाता है। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाले ये बने थे मलाला यूसुफजई, और इनके साथ ही मिला था कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। और मलाला यूसुफजई की 2 पुस्तक हैं, आई एम मलाला और वी आर डिस्प्लेस्ड। और ये अवार्ड इनको 17 वर्ष की एज में मिला था। और सबसे ज़्यादा एज में नोबेल अवार्ड ये मिला था गुड इनफ को 97 ईयर की एज में। 4th क्वेश्चन है, भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। और विश्व का पहला हवाई डाक सेवा ये प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। 10 किलोमीटर तक की यात्रा हुई थी। और इसके जहाज़ का नाम था हम्बरबाई प्लेन। तो हम्बरबाई एरोप्लेन के द्वारा इसकी यात्रा हुई थी। टाटा एयरलाइंस इसकी स्थापना हुई थी 1932 में, और 1946 में इसका नाम हो गया था एयर इंडिया। और हवाई परिवहन ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय या सिविल एविएशन मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री ये है राम मोहन नायडू, जो मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे युवा मंत्री बने हुए हैं। तो आपको बताना है कि इनकी सीट आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसके कौन सी सीट से ये चुनाव लड़कर संसद में पहुंचे हैं। इंडिया का पहला एयरपोर्ट ये है जुहू एयरपोर्ट, जो मुंबई का है, 1928 में बना था। और सैन्य सेवा के लिए इंडिया का पहला एयरपोर्ट यह है बमरोली एयरपोर्ट, जो उत्तर प्रदेश में है। सबसे बिजीएस्ट ये सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट जो भारत का है यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है राजीव गांधी एयरपोर्ट, यह है हैदराबाद में। 100वां एयरपोर्ट ये है पाक्यांग जो सिक्किम में है। वायुयान एक्ट ये आया था 1934 में। और वर्ल्ड का पहला सोलर एनर्जी संचालित एयरपोर्ट यह कोचीन एयरपोर्ट, जो पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस मॉडल पर आधारित है। अब हम देखेंगे जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। 2001 की जनगणना ये इसमें भारत की जनसंख्या थी 102 करोड़, और 2011 की जनगणना के अनुसार 120 करोड़ थी। और 10 की वृद्धि दर रही है 17.64%। 1961 से 71 के बीच सबसे ज़्यादा अब तक की सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर रही है 24.80%। और 1911 से लेकर 1921 के बीच इसे कहते हैं महान विभाजक वर्ष, क्योंकि इसमें जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी और पहला विश्व युद्ध हुआ था। और इसमें -0.81% यानी कि ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी। और अब तक की सबसे कम 10 की वृद्धि दर इसी समय रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व कितना था? तो भारत का जनसंख्या घनत्व था 382, सबसे ज़्यादा था बिहार में। अगर यूटी में पूछे तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा था, और स्टेट में पूछे तो बिहार में। और सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश में 17। लिंगानुपात के मामले में इंडिया है
43 और सबसे कम लिंग अनुपात ये है हरियाणा में और सबसे ज़्यादा है ये केरल में। बाल लिंग अनुपात भारत में 919। साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर 74.04% और मेल की है 82.10% और फीमेल की 65.46%। उस समय 2011 में जनगणना आयुक्त का नाम था सी चंद्रमौली और जनगणना की डाटा रिपोर्ट ये कब पेश की गई थी? 31 मार्च 2011 को। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या ये है उत्तर प्रदेश में और सबसे कम है सिक्किम में। फॉलो ऑन ये कहाँ पर होता है? तो फॉलो ऑन होता है केवल टेस्ट मैच में और पहली टीम की पहली पारी और दूसरी टीम की पहली पारी, अगर इन दोनों के स्कोर के बीच 200 रन का अंतर हो तो हम इसको कहेंगे फॉलो ऑन। वनडे मैच कितने ओवर का होता है? 50 ओवर का। और T20 ये 20 ओवर का होता है और पावर प्ले इसमें 6 ओवर का होता है जिसमें एक बॉलर अधिकतम 4 ओवर फेंक सकता है T20 में और वनडे इंटरनेशनल में एक बॉलर मैक्सिमम 10 ओवर तक फेंक सकता है। DLS क्या है? डकवर्थ लुईस सिस्टम और ये बारिश में लगाया जाता है। 1997 में शुरुआत हुई थी जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच। टेस्ट में ये नहीं होता। 1987 में 60 ओवर के मैच को 50 ओवर में जो वनडे इंटरनेशनल है इसको 50 ओवर का बनाया गया था। DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम पहली बार 2008 में इंडिया और श्रीलंका के बीच लाया गया था और इससे आउट पहले प्लेयर ये बने थे वीरेंद्र सहवाग और T20 फॉर्मेट के पहले कैप्टन भी यही थे और विराट कोहली पहले कैप्टन बने थे पिंक बॉल से होने वाले मैच के और पहला ODI के कप्तान ये थे अजीत वाडेकर। टेस्ट मैच कितने ओवर का होता है? तो ये 90 ओवर का होता है और ODI ये होता है 50 ओवर का। T20 20 ओवर का। लंच टाइम कितना होता है? तो लंच टाइम टेस्ट में होता है 40 मिनट का, ODI में होता ही नहीं। और टी ब्रेक ये होता है 20 मिनट का टेस्ट मैच में। इनिंग ब्रेक टेस्ट मैच में होता है 10 मिनट का और ODI वनडे इंटरनेशनल में होता है 40 मिनट का और T20 में 10 मिनट का इनिंग ब्रेक होता है। 7वां क्वेश्चन है रेत की समाधि उपन्यास के राइटर कौन है? गीतांजलि श्री और इसको 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था और इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था डेजी रॉकवेल ने। तो दोनों को ही ये अवार्ड प्रदान किया गया। अगर पूछा जाए बुकर प्राइज की शुरुआत हुई थी 2005 में और मैन बुकर और इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। गीतांजलि श्री की अन्य इम्पोर्टेंट पुस्तक भी हैं जैसे तिरोहित, द एम्प्टी स्पेस। झुम्पा लाहिड़ी की इम्पोर्टेंट पुस्तक है वेयर अबाउट्स, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, द लो लैंड और द नेमशेक। तो ये 4 इम्पोर्टेंट बुक हमको रखनी है ध्यान। 8वां क्वेश्चन है गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? तो ये बना था क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये बना था वारेन हेस्टिंग्स 1773 के अधिनियम से जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। भारत का गवर्नर जनरल ये बना था विलियम बेंटिक 1833 के अधिनियम से और भारत का पहला वायसराय ये बना था कैनिंग 1858 के अधिनियम से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये 18 मई 1773 को फ्रेडरिक नॉर्थ ने पेश किया था, इसलिए इसको कहते हैं नॉर्थ एक्ट। और इसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बने थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लेमिएस्टर और हाइड। और पिट्स इंडिया एक्ट ये आया था 1784 में जिसके तहत BOD और BOC की स्थापना की गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट जो व्यापारिक कार्यों को संभालता था और इसमें 24 सदस्य थे। और BOC इसमें 6 सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों को संभालता था। और BOD और BOC के जो सदस्य थे उनका वेतन भारतीय राजस्व के पैसे से जाता था। ये किस अधिनियम में कहा गया? 1793 के अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया था चाय और चीन को छोड़कर 1813 के एक्ट में। और ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन ये भी होता 1813 में। और इसी समय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। भारत में पहला ईसाई मिशनरी ये 52 AD एनो डोमिनी में आया था और इसका नाम था थॉमस द अपोस्टल। 1858 के अधिनियम में BOD और BOC को समाप्त कर दिया गया था।
GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी इसको कहते हैं, और इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन को शुरू किया गया और इंडिया में विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 2 सदन थे। उच्च सदन होता था राज्य परिषद, जिसमें 60 सदस्य होते थे, और निम्न सदन ये होता था केंद्रीय विधानसभा, जिसमें होते थे 146 सदस्य। 1919 के अधिनियम में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय होने जरूरी हो गए। तो पहले भारतीय कौन बने थे? सत्येंद्रनाथ बोस। पार्लियामेंट सुधार, ये 1909 का अधिनियम है, जिसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसे दास्ता का एक नया अधिकार पत्र, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। 1935 का अधिनियम, इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और राज्यों में केंद्र शासन, जो द्वैध शासन था, उसकी समाप्ति हो गई थी। इसके द्वारा 1937 में प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 के अधिनियम से। 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना अक्टूबर 1937 में हुई। टोटल जजों की संख्या थी 7, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य, और पहले मुख्य न्यायाधीश ये बने थे मॉरिस ग्वेयर। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी 1934 के अधिनियम से, और यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर हुई थी। शुरुआत में इसका मुख्यालय था कोलकाता में, लेकिन 1937 में, यानी कि 2 ही वर्ष के बाद, इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। और इसके पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ बने थे, और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख, और वर्तमान में 26वें बने हुए हैं। इसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में इसी अधिनियम के तहत किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची की अवधारणा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को, और माउंटबेटन घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको बाल्कन प्लान की संज्ञा दी थी, और डिकी बर्ड प्लान भी इसी को कहते हैं। भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली व्यक्ति आया था वास्को डी गामा, जो 20 मई 1498 को भारत आया था, और ये कोच्चि केरल में आया था, और इसमें यहाँ के कालीकट में आया था, और यहाँ के शासक थे जुमोरिन। और इनका पथ प्रदर्शक किसने किया था, ये भी हम अब देखेंगे। और दूसरी बार ये आया था 1502 में, तीसरी बार 1524 में, और इस बार इसकी मृत्यु ही हो गई थी। दूसरे आने वाले थे डच, तीसरे ब्रिटिश, और चौथे थे फ्रांसीसी। कालीकट पहुंचा था और राजा जमुरीन ने इसका वेलकम किया था। पथ प्रदर्शक, रास्ता बताने वाला था अब्दुल मजीद। पुर्तगालियों के द्वारा पहली फैक्ट्री ये 1503 कोचीन में स्थापित की गई थी, और दूसरी फैक्ट्री 1505 कन्नूर में स्थापित की गई थी। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली ये बना था 1500 में आया था पेड्रो कैब्रल, और ब्राज़ील के समुद्री मार्ग की खोज इसी के द्वारा की गई थी। और एक आया था बार्थोलोमो डियास। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर ये बना था फ्रांसिस डी अल्मेडा, जो 1505 से 9 तक रहा था। ब्लू वाटर पॉलिसी इसके द्वारा शुरू की गई थी। और कार्टेज सिस्टम, यानी कि अपना इलाका और अपना कर, यानी कि हम अपने इलाके के राजा होंगे, ऐसा टैक्स व्यवस्था इसके द्वारा शुरू की गई थी, जिसे कहा गया कार्टेज सिस्टम। और दूसरे गवर्नर ये बने थे अल्बुकर्क, 1509 से लेकर 1515 तक, और 1510 में इन्होंने गोवा को जीत लिया था। और भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में, 20 मई 1498 को, और सबसे बाद में गए थे, और ये गए थे 19 दिसंबर 1961 को। ऑपरेशन विजय के तहत इनको धक्के मारकर बाहर निकाला गया था गोवा से। तो गए थे ये 1961 में और आए थे 1498 में। सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले यही थे। तो ये भारत से गए थे 19 दिसंबर 1961 को, और भारत में सबसे लंबे समय तक यही रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? एलिजाबेथ प्रथम, तो यहाँ की महारानी थी। और एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार हेतु चार्टर अध्यादेश कब जारी किया था? 31 दिसंबर 1600 को, और 15 वर्षों का ये एक अधिकार था, यानी कि पूर्व में जो भी इंग्लैंड की एकमात्र ही कंपनी होगी जो पूर्व के देशों के साथ व्यापार करेगी, तो इसे कहते हैं मोनोपोली या एकाधिकार। 1813 के अधिनियम में चाय और चीन को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, क्योंकि नेपाल में जो फ्रांस था, फ्रांस में शासक था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने महाद्वीपीय व्यवस्था को शुरू किया था, जिससे यूरोपीय कंपनियां भी भारत की ओर अग्रसर हुई।
और 1833 का अधिनियम आया जिसके द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम पेंटिक को बनाया गया था। तो उसके साथ ही चाय और चीन के एकाधिकार को भी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्ण एकाधिकार को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ये बनी थी 31 दिसंबर 1599 को, और इसको कहा गया था मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट एडवेंचरस ने ये बनाई थी, और इसमें शासक था अकबर। अब हम देख लेते हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तट रेखा प्रसिद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 9, और भारत की तटीय रेखा 7516.6 किलोमीटर है, और अब इसकी बढ़कर हो गई है, ऑफिशियल नहीं हुई है, 11,098 किलोमीटर, लेकिन अब तक हमको यही ध्यान रखनी है। और पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? पूर्वी तट पर हैं 4 राज्य, और ये है पूर्वी तट। यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और वेस्ट तट पर है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ये है 5 राज्य, 5 और 4, यानी कि टोटल 9 राज्यों की तटीय सीमा लगती है। सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य है गुजरात, 1214 किलोमीटर। दूसरा है आंध्र प्रदेश, 973 किलोमीटर, और तीसरा है तमिलनाडु, 906 किलोमीटर। 9 डिग्री चैनल को किन के बीच स्थित है? तो कवरत्ती, जो लक्षद्वीप की राजधानी है, कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच है 9 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय के बीच ये है 8 डिग्री चैनल, और अंडमान और निकोबार के बीच ये है 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की स्थलीय रेखा स्टार्ट होती है, और इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु ये कौन सा है? तो यह है कन्याकुमारी, और यहीं से हमारी स्थलीय रेखा शुरू होती है। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यह है इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में है, और इसे पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, और जहाँ से स्थलीय सीमा शुरू होती है तो वो है कन्याकुमारी स्थान। सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में, और सबसे उत्तरी बिंदु यह है इंदिरा कोल जो लद्दाख में स्थित है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है, और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अगर भारत को हम देखें, तो भारत का यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, और भारत का देशांतरीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक। तो पूर्व में 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक यह भारत का पूर्वी देशांतरीय विस्तार। और पूर्व से पश्चिम में भारत की लंबाई, यानी कि पूर्व से पश्चिम में अरुणाचल से गुजरात तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसको हम याद कर सकते हैं मित्र पर गमछा झार। तो इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं, या सीरियल वाइज में ही याद करेंगे। प्रधान मध्याह्न रेखा या IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। यानी कि उत्तर प्रदेश में यूपी में छत आंधी से उड़ी, तो यूपी छत से हो गया छत्तीसगढ़, आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश, उड़ी से उड़ीसा, और में से हो गया मध्य प्रदेश। केंद्रीय मौद्रिक नीति का प्राधिकरण, केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण किस संस्था के अधीन आती है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। ये थी हमारी आज की क्लास, और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और इस क्लास की PDF के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके इस क्लास की फ्री PDF जो फर्स्ट क्लास है उस क्लास की फ्री PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वाली रहेंगी पेड, और व्हाट्सएप पर आपको बता दिया जाएगा कि वो कितने में मिलेगी। तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके इस क्लास की PDF ले सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको
लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।